Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT UGC NET and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स. सो फ्रेंड्स, टुडेज वीडियो गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि आज हम यूनिट 9 के सेक्शन सी पोर्शन के अंदर जो जैपनीज़ मॉडल्स थे जस्ट इन टाइम, पोकायोकी, और इनको डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ जो हमारा 3 स्टेप मॉडल है, 3 स्टेप मॉडल ऑफ चेंज है, अनफ्रीजिंग, मूविंग और रीफ्रीजिंग, इसको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल. और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट में ये जो 2020 का जून का शिफ्ट जो एग्ज़ाम शिफ्ट है उसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो उसी को हम देखकर यहाँ पे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट हम देखते हैं कि चेंज मैनेजमेंट है क्या. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चेंज मैनेजमेंट हम यहाँ पे जो टर्म यूज़ कर रहे हैं इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहता है कि यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे यूज़ करना और अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से फंक्शनिंग करवाना. तो इसके लिए मेन पर्पस यही होता है कि जो करंट सिचुएशन है वो उसको देखते हुए यहाँ पे चेंज अपनाता है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो कंपेयर कर रही है किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्रेस से, तो सबसे पहले जो उसका लीडर है, जो मेन हेड है, वो देखता है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या ज़रूरत है. जो करंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रही है, करंट जो डिमांड है उसको हम ध्यान में रखते हुए हम चेंज यहाँ पे यूज़ करते हैं. चेंज हमारा एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर हम कम्प्लीटली जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल बनाते हैं उसको हम यहाँ पे कंसीडर करते हुए एक चेंज लेकर आते हैं. और ये एक प्रोसेस के थ्रू चलता है जिसके अंदर हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं. ठीक है, क्यों जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ है हम उसको यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा चेंज आए. और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चेंज हम जो भी यहाँ पे अपना रहे हैं, यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनको कन्विंस करना कि वो उस चेंज के लिए रेडी है कि नहीं. क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वो रेडी नहीं है, उनका बिलीफ सिस्टम ये बना हुआ है कि जो ओल्ड जो सिनेरियो चल रहा है वो उसी को ही फॉलो करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे चेंज करना मुश्किल हो जाता है. इसलिए सबसे पहले एज अ लीडर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ को वो कन्विंस करें. ठीक है, ताकि हमारा ये चेंज का जो प्रोसेस है वो ईज़िली आगे फॉरवर्ड हो सके, ईज़िली हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकें. किसी भी चेंज मैनेजमेंट का फर्स्ट पर्पस यही होता है कि यहाँ पे हम कई सारे स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करें, इम्प्लीमेंट करें वेरियस स्ट्रेटजीज़ जो इफ़ेक्टिव हो चेंज को यहाँ पे यूज़ करने में. चेंज मैनेजमेंट की कुछ डेफिनेशंस है कि चेंज मैनेजमेंट एक तरह का यहाँ पे प्रोसेस है जिसके अंदर टूल्स हम टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे इसके साथ साथ टूल्स टेक्निक्स का यूज़ करते हुए हम ना सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है उनके बिलीफ सिस्टम को भी यहाँ पे चेंज करें, उनका इंडोक्ट्रिनाइजेशन करें. ठीक है, जो बिलीफ सिस्टम है उनका चेंज करें और जो नए चेंज है उनके लिए वो कितने तरीके से पॉजिटिव तरीके से अडेप्ट कर पाए वो भी यहाँ पे इंश्योर किया जाता है मैनेजमेंट प्रोसेस में. चेंज मैनेजमेंट यहाँ पे मेनली हमारा इनकॉर्पोरेट करता है सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन टूल्स को, जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं कि हम यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको यहाँ पे सक्सेसफुल बनाएं, यहाँ पे उनका ट्रांजिशन हो कि यहाँ पे एक स्टेप से वो आगे दूसरे स्टेप्स की तरफ मूव करें, बेहतरी की तरफ लेकर जाए उन्हें. ठीक है, और यहाँ पे चेंज का रियलाइजेशन हो. तो ये सब कुछ हमारा चेंज मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व होता है. ठीक है, चेंज मैनेजमेंट क्यों करें, सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे अराइज होता है वो होता है कि वाई डू वी नीड चेंज, हमें चेंज की ज़रूरत क्यों है. अगर हम ये पर्पस अपना यहाँ पे इसको हम डील कर लेते हैं तो आगे का प्रोसेस हमारा ईजी हो जाता है कि वाई डू वी नीड चेंज, हमें चेंज की क्यों ज़रूरत है. क्योंकि यहाँ पे अगर हमें प्रॉफिट अच्छा चाहिए, यहाँ पे हमें डिमांड यहाँ पे अच्छी बढ़ानी है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज़ करनी है, तो इन सब के लिए हमें चेंज की ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम.
अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो चेंज मैनेजमेंट का एक तरह से प्रोसेस चलता है, जिसके अंदर सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं खुद को कि हमें यहाँ पे चेंज की ज़रूरत है। जब तक हम प्रिपेयर नहीं होंगे यहाँ पे चेंज यहाँ पे प्रोसेस में नहीं चलेगा। चेंज को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है चेंज के लिए, कि हम यहाँ पे स्ट्रेटेजाइज करें, स्ट्रेटेजीज अप्लाई, टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करें और यहाँ पे चेंज देखें कि हमें चेंज क्यों ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं क्रिएट करना चेंज मैनेजमेंट टीम को, कि उस चेंज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें टीम की ज़रूरत होती है, टीम को अच्छे तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत होती है। अब एग्जांपल है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो यहाँ पे कोई चेंज लेकर आना चाहती है अपने प्रोसेस में, तो वो उन्हीं प्रोफेशनल्स को, उन्हीं एक्सपर्ट्स को यहाँ पे हायर करती है, उनकी एक टीम बनाती है, उनसे डिस्कशन करती है कि अगर हम इस टाइम पे ये चेंज करें तो कितना हमें फ़ायदा होगा। तो ये पूरा एक मैनेजमेंट टीम होती है जो कि डिस्कशन होता है, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इसके अंदर होता है, और यहाँ पे क्रिएट की जाती है टीम मैनेजमेंट। ठीक है, फिर जब यहाँ पे उनके साथ डिस्कशन होता है, डिसीजन लिया जाता है कि हमें इस पर्टिकुलर चेंज की ज़रूरत है, तो बाद में जाके एक हमारा प्लान बन जाता है। हम क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं अडॉप्शन प्रोग्राम को। एक प्रोग्राम हमारा यहाँ पे निकल कर आता है एक रफ पेज पर। ठीक है, रफ पेज पर एक प्रोग्राम निकल कर आता है कि हमें इस तरह से आगे जाके फर्दर बढ़ना है, प्रिपेयर करना है खुद को चेंज के लिए। जब ये स्टेप हमारा फुलफिल हो जाता है, फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि हमें मैनेज करना है चेंज को। अब हमने यहाँ पे उस पर हमने रफली एक प्लान बना लिया कि ये हमें चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, इसको चेंज कराने की ज़रूरत है। फिर हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। मैनेज कैसे करेंगे कि अब उस चेंज को, उस प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट कराया जाए, उसके लिए क्या हमारे एक्शंस प्लान्स हो, तो उसको क्रिएट किया जाता है, उसे एग्जीक्यूट किया जाता है इन मैनेजिंग चेंज में। ठीक है, इन मैनेजिंग चेंज में। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि जब हम यहाँ पे री इन्फोर्स कर रहे हैं चेंज को, री इन्फोर्स यानी कि जब आपका यहाँ पे चेंज एग्जीक्यूट हो गया, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो गया, फिर बाद में जाके जो रिजल्ट्स निकल कर आए कि रिजल्ट्स आपके फेवर में है कि नहीं है, अगर आपने जो एक्शंस यहाँ पे यूज़ किए थे उस पर्टिकुलर चेंज को लाने के लिए, तो वो एक्शंस कितने कामगार साबित हुए, कितना यहाँ पे इफेक्टिव रिजल्ट निकल कर आया, तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे फीडबैक कलेक्ट करते हो। फीडबैक कैसे कलेक्ट करोगे, फीडबैक ऐसे कलेक्ट करोगे कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ। जैसे कि जितनी भी हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और जो भी यहाँ पे रिटेलर्स है, वो भी चेंज को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो फीडबैक कलेक्ट करते हैं कितना उन्हें प्रॉफिट होता है। अगर इस न्यू इम्प्लीमेंट किया है जो चेंज, उससे अच्छा यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो इसका मतलब चेंज जो हमारा है वो सही से एग्जीक्यूट हुआ, सही से हमें रिजल्ट्स मिले। लेकिन अगर कोई चेंज आया नहीं, जो प्रीवियस हमारी सिचुएशन थी वही हमारी करंट सिचुएशन है, कोई यहाँ पे गैप फिल नहीं हुआ है, कुछ लूप होल्स यहाँ पे फिल नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब है कि जो पूरा का पूरा चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस था उसके अंदर कोई ना कोई कमी रह गई है। ठीक है, तो ये हमें सब कुछ कलेक्शन करते हैं जब फीडबैक का, तो उससे हमें पता चलता है। फिर होता है नेक्स्ट टाइप कि जब हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं इशू को, कि यहाँ पे हमने चेंज एग्जीक्यूट करा और हमने यहाँ पे इशू को एनालाइज किया कि पहले ये इशू कितना बुरा था, अब जाके ये कितना सही हुआ है, इसके अंदर कोई चेंजेस आए कि नहीं। और जब अगर इसके अंदर कोई कमी होती है तो ये फिर से हमारी साइकिल चलती रहती है, हम नई तरीके से फिर से एक न्यू साइकिल, एक सब्सिक्वेंट साइकिल लेकर आते हैं, जिसमें फिर से हम यहाँ पे इम्प्रूव कर रहे होते हैं अपने प्रोसेस को। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा का सारा चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस है जो वो चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि चेंज को हम किस तरह से पूरे के पूरे ये चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। सो सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको यहाँ पे अडॉप्ट करना चाहिए कोई भी ऐसा प्लान, कोई भी ऐसा चेंज जो कि उसके मैनेजमेंट के लिए, उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफ़ेक्टिव साबित हो। यहाँ पे चेंज क्या होता है, एक सक्सेसफुल यहाँ पे फॉलो करता है, अप्रोप्रिएट प्रोसेस फॉलो करता है, अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर इसके अंदर होना चाहिए, ताकि हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उसको वो मीट करवाए, उससे वो मिले। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एम बनाया हुआ है कि मुझे इतना रिटर्न मिलना है अपने इस चेंज से, तो वो उतना रिटर्न उसे मिलना चाहिए, उतना उसे यहाँ पे इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर बाद में जाके यहाँ पे थर्ड स्टेप के इंश्योर किया जाता है कि मैनेजर्स क्या करें ऑर्गेनाइजेशन के, फर्स्ट वो डायग्नोज करें जो नीड है चेंज की, और उसके ही अकॉर्डिंग वो प्लान करें। जो यहाँ पे
प्रॉब्लम आ रही है उसी प्रॉब्लम को केटर करते हुए यहाँ पे चेंज को लेकर आया जाता है, ठीक है, और अकॉर्डिंगली एक प्लान किया जाता है। अब सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक प्रोसेस देख लेते हैं कि सबसे पहले अवेयरनेस जगाई जाती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर एज अ मैनेजर कोई काम कर रहा है तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अवेयरनेस जगाएगा, आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ पे कौन व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट, कि क्या सही है, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे चेंज को यहाँ पे अडेप्ट करने से पहले अवेयरनेस जगाई जाती है। अवेयरनेस क्या होती है कि यहाँ पे पूरी की पूरी सिचुएशन को देखना, करंट सिचुएशन को देखना कि एग्जैक्टली सिचुएशन है क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कोई इशू है तो उसे रिजॉल्व करना है, अगर यहाँ पे सही से काम कर रहा है तो उसे और तरीके से इम्प्रोवाइज करके लेकर आना है। सेकंड स्टेप में होता है कि जब मैनेजर यहाँ पे डिज़ायर लेकर आता है, कि डिज़ायर क्या करता है कि उसे यहाँ पे ज़रूरत महसूस होती है इस पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व करने की, और वो डिज़ायर जगाता है अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर, कम्युनिकेट करता है कि इस पर्टिकुलर चेंज को अगर हम लेकर आएंगे, इस इशू को रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या बेनिफिट होगी। तो वो कन्विंस करता है अपने एम्प्लॉयज़ को कि हमें यहाँ पे चेंज को अडॉप्ट करना है। तो इसको अडॉप्ट करने से पहले यहाँ पे कम्युनिकेट कराया जाता है, डिज़ायर्स यहाँ पे एक्सप्रेस की जाती है थ्रू दी मैनेजर। जब ये डिज़ायर यहाँ पे एक्सप्रेस की जाती है बाय द मैनेजर इन फ्रंट ऑफ एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ का इंडोक्ट्रिनेशन होता है, उनका बिलीफ सिस्टम यहाँ पे चेंज कराने की कोशिश की जाती है, ठीक है। इंडोक्ट्रिनेशन होता है, बिलीफ सिस्टम को चेंज कराने की कोशिश की जाती है, ठीक है, और उनको यहाँ पे कन्विंस किया जाता है कि जो पर्टिकुलर सिचुएशन यहाँ पे चल रही है वो ठीक नहीं है, इसको हमें फिर से इम्प्रोवाइज करके लेकर आना है ताकि हमें अच्छे बेनिफिट मिले और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें। थर्ड स्टेप होता है नॉलेज। नॉलेज यानी कि जब आप प्रोवाइड करते हो नॉलेज को कि यहाँ पे सही से स्मूथली ट्रांजिशन हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह से हम यहाँ पे चेंज को इम्प्लीमेंट करें, मतलब एक नॉलेज के इस तरह से प्लानिंग होती है। एक तरह से ये प्लानिंग हो रही है कि यहाँ पे प्लान करते हैं कि अगर हम ये चेंज को अपना रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज चाहिए, ठीक है। एम्स यहाँ पे क्या क्या होंगे, स्ट्रैटेजी क्या है, यहाँ पे एम्स यहाँ पे क्या होंगे। एम्स डेवलप करने के बाद यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से मेथड्स, टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करें ताकि हम इसको ईजिली तरीके से एग्जीक्यूट करें, ठीक है। ये हो गया। फिर जब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, अपने यहाँ पे एक्शन लिया जाता है कि जब हम यहाँ पे जो प्लान हमने डिज़ाइन किया है उसको हम एग्जीक्यूट करें, उसे स्मॉल स्केल पे, ठीक है, स्मॉल स्केल पे उसे एग्जीक्यूट करें। फिर लास्ट में जाके री इन्फोर्समेंट होता है। री इन्फोर्समेंट यानी कि जब हम एंगेज करते हैं ऑडियंस को और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अपने चैंपियंस को, चेंज करना सस्टेनेबिलिटी तरीके से, कि जब हमने यहाँ पे एक्शन हमने ले लिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, इम्प्लीमेंट करने के बाद ये इंश्योर करते हैं कि जो चेंज है ये हमारा आगे तक चले, इन फ्यूचर भी हम इस चेंज को यहाँ पे अपनाते जाए और एक सस्टेनेबल तरीके से एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस था। और इसके अंदर क्या था कि सबसे पहले आप प्रिपेयर करना किसी चेंज के लिए, मैनेज करना, रीइंफोर्स करना, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे हर एक स्टेज पे ये इंश्योर करते हैं कि चेंज हमारा इफ़ेक्टिव रहे और हमें अच्छे रिटर्न मिले, ठीक है। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल आता है 3 स्टेप मॉडल ऑफ चेंज, जो कि हमें कर्ट लेविन ने दिया था। ये भी एक तरह सिंपल जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है उसी तरीके से ये सारे के सारे स्टेप्स चलते हैं। कर्ट लेविन थे, इन्होंने हमें मॉडल दिया था, 3 स्टेप मॉडल दिया था, जिन्होंने 3 तरह के टर्म्स यहाँ पे डिस्कस किए थे, अनफ्रीजिंग, मूवमेंट और रीफ्रीजिंग, ठीक है। मूवमेंट को हमें चेंज भी नेम से कंसिडर करते हैं, चेंज, ठीक है, चेंज के नेम से भी कंसिडर करते हैं। इसको हम अनफ्रीज कहते हैं, चेंज कहते हैं और रीफ्रीज भी कह सकते हैं, ठीक है। कि जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस डायग्राम में देखिए, ये प्रोसेस देखिए, लेविन मॉडल ने ये प्रोसेस दिया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेंज को यहाँ पे डिज़ायर जगाते हैं। एज अ मैनेजर अगर वो चाहता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होना, तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी एम्प्लॉयज़ के अंदर बिलीफ सिस्टम को चेंज करे, और उनका जो बिलीफ सिस्टम होता है वो एज एन आइस की तरह होता है, ठीक है, आइस ब्लॉक की तरह होती है, जिसको यहाँ पे अनफ्रीज करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे इंडोक्ट्रिनाइजेशन होता है बिलीफ सिस्टम का, ठीक है, इंडोक्ट्रिनाइजेशन होता है यहाँ पे बिलीफ सिस्टम का। यहाँ पे अनफ्रीजिंग स्टेज होती है, ठीक है, इंडोक्ट्रिनाइजेशन होता है बिलीफ सिस्टम का, और यहाँ पे इंश्योर करते हैं
कि सबको कन्विंस किया जाए कि हमें यहाँ पे पर्टिकुलर चेंज की ज़रूरत है, विच इज़ फर्स्ट स्टेप अनफ्रीजिंग जिसको कहते हैं। अनफ्रीजिंग सिस्टम के बाद यहाँ पे हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है कि जब यहाँ पे मैनेजर ने कन्विंस कर लिया अपने एम्प्लॉयज़ को कि हमें इस पर्टिकुलर चेंज की ज़रूरत है, तो चेंज का जो यहाँ पे जो स्टेप होता है इसके अंदर यहाँ पे प्लानिंग आ जाती है। ठीक है, कि जब यहाँ पे जो चेंज की डिज़ायर हमने जगाई है वो अब यहाँ पे चेंज करना, यहाँ पे इंश्योर करना कि हर एक एम्प्लॉय से यहाँ पे काम करवा रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे ये मॉडल क्या करता है, ये आपको अनफ्रीज करता है। अनफ्रीज करने के बाद सेकंड स्टेप आती है चेंज को इंश्योर करना, कि जब यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है चेंज की, टूल्स यहाँ पे, स्ट्रेटेजीज यहाँ पे, टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ की जा रही है कि हमें इस पर्टिकुलर चेंज को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से काम किया जाता है, जो कि चेंजिंग प्रोसेस के अंदर यहाँ पे आता है। चेंजिंग प्रोसेस के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जो कि लास्ट स्टेप होता है, जिसको हम कहते हैं फ्रीज। फ्रीज एक ऐसी स्टेज होती है कि जब आपने चेंज की जो डिज़ायर जगाई, उसके लिए काम किया और लास्ट में जाके आपको वही आउटकम मिले। ठीक है, वही आउटकम मिले और ये पूरी तरह से मॉडिफाई हो गया। पहले ये कैसे शेप में था, पहले ये आपकी आइस ब्लॉक की जो शेप में था, ठीक है, स्क्वायर की शेप में था, फिर बाद में जाके चेंज हो गया, कोन की शेप में चेंज हो गया। तो यानी कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो गया, चेंज हो गया, चेंज को अडेप्ट कर लिया। ये जो मॉडल है हमारा, मेनली ये हमारा यूज़ होता है कि जब हम मैनेज कर पाए चेंज को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये इन्वॉल्व होता है कि सबसे पहले प्रिपेयर करना एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे प्रिपेयर करना एम्प्लॉयज़ को कि उन्हें चेंज की ज़रूरत है, उनका इंडोक्ट्रिनाइजेशन करना, बिलीफ सिस्टम को जगाना, बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करना। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि जब हम प्रोसेस कर रहे हैं चेंज को, जैसे कि यहाँ पे स्टेज होती है जब मेल्टिंग पॉइंट हमारा आ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं चेंज को, लास्ट में जाके फाइनली यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं चेंजेस को। ठीक है, जो चेंज आपने यहाँ पे एक्सपेक्ट किए थे वही आपको चेंज निकल कर आया है। तो ये फ्रीजिंग स्टेज होती है कि कम्प्लीटली ये आपका मॉडिफिकेशन हो जाना, इम्प्रोवाइज तरीके से लेकर आना। ठीक है, और ये फ्रेंड्स जो आइडिया था हमारा, जो कि मेनली हमारा आया था आइडिया आइस ब्लॉक से। ठीक है, जो ये 3 स्टेप मॉडल था, ये मेनली जो कर्ट लेविन ने इसी आइस के कॉन्सेप्ट से इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया था कि यहाँ पे चेंज ईजिली नहीं होता, चेंज 3 स्टेप्स में होता है। और ये 3 स्टेप्स इसी तरह से होता है जैसे कि हम यहाँ पे आइस ब्लॉक को मेल्ट करते हैं और फिर से उसे मॉडिफाई करते हैं इनटू न्यू शेप। तो यही हमें 3 स्टेप मॉडल दिया था कर्ट लेविन ने। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट कि सबसे पहले क्या करना, अनफ्रीज स्टेज। अनफ्रीज स्टेज यानी कि जब इंश्योर करना कि एम्प्लॉयज़ को कि वो रेडी है चेंज के लिए, सबसे पहले रेडी करवाना उन्हें चेंज के लिए। फिर एग्जीक्यूट करना, जो हम यहाँ पे हमने इंटेंट किया था चेंज पे लाने के लिए, उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे लास्ट स्टेज आती है रिफ्रीज करना। रिफ्रीज करना जब हम इंश्योर करें जो चेंज हमारे हुए हैं वो परमानेंट हो। ठीक है, सिर्फ एक तरह से एक टाइम पे यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं होता, ये इंश्योर करते हैं कि सस्टेन रहे हमारा जो यहाँ पे चेंज हुआ है, उसे अडेप्ट करते हुए हम आगे की स्ट्रेटेजीज अपनाएं, उसको सस्टेन करके रखें, आगे भी उसको हम फॉलो करते रहे, परमानेंट बना दें इसको। तो ये रिफ्रीजिंग स्टेज के अंदर आता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको 3 स्टेप मॉडल समझ आ गया होगा। इसको हम डिटेल में और डिस्कस कर लेते हैं थ्रू दी हाईलाइटेड की पॉइंट्स। अनफ्रीजिंग क्या है, ऐसी स्टेज जिसके अंदर हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि वो एक्सेप्ट करे और यहाँ पे वो देखे कि हमें नीड की ज़रूरत है। चेंज हमारा यहाँ पे इजी नहीं होता क्योंकि हमें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को ध्यान में रखते हुए उसे चैलेंज करना पड़ता है। जो करंट बिलीव्स होता है, वैल्यूज़ होती है, एटीट्यूड्स होती है बिहेवियर्स की, उसको यहाँ पे चेंज करना पड़ता है और उनको एक प्रॉपर रीज़न देना पड़ता है कि वाई डू वी नीड चेंज। अगर रीज़न नहीं होगा कि हमें चेंज की ज़रूरत है तब तक वो चेंज यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए एज अ मैनेजर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्विंस योर एम्प्लॉयज़ टू एक्सेप्ट द चेंज, कि यहाँ पे चेंज को एक्सेप्ट करना। ठीक है, यहाँ पे मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होता है इन द स्टेज ऑफ अनफ्रेजिंग। नेक्स्ट है चेंजिंग। चेंजिंग यहाँ पे क्या है कि स्टेज जो कि यहाँ पे आपको इन्वॉल्व होती है कि जब आप नई तरीके से उसको देख रहे हैं, नई स्ट्रेटेजीज आप यूज़ कर रहे हैं, नई टूल्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ताकि आप उस स्टेज को यहाँ पे सक्सेसफुल बनाएं।
उसी तरह से आप काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मैनेजर हर एक पॉइंट पे उसकी एक नज़र होती है हर एक एम्प्लॉय पे, और ये इंश्योर करता है कि हर एक एम्प्लॉय उस चेंज को यहाँ पे काम करने के लिए, यहाँ पे चेंज को यहाँ पे इफ़ेक्टिव बनाने के लिए काम करे। अगर यहाँ पे चेंज को इफ़ेक्टिव नहीं बनाया जा रहा है तो यहाँ पे मैनेजर के पास ये पावर होती है कि वो उस एम्प्लॉय को उस प्रोजेक्ट से या तो निकाल दे या फिर उसको यहाँ पे सजेशन करे, उसे फोर्सफुली काम करवाए कि उसे चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये स्टेज होती है। और यहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर। प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा, लैक होगा कम्युनिकेशन में, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इफ़ेक्टिव तरीके से चेंज को यहाँ पे डेवलप नहीं कराया जाएगा। ठीक है, अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा तो इसलिए कम्युनिकेशन यहाँ पे मस्ट है। नेक्स्ट स्टेज आता है रिफ्रीज करना। रिफ्रीज कैसे स्टेज है कि जब हम यहाँ पे श्योर करें कि जो चेंजेस है हमारे वो सस्टेन्ड रहे, आगे तक एम्प्लॉयज़ इस स्टेज को बरकरार रखें और आने वाली सारे के सारे जो हमारे एक्सपेक्टेंसीज है उसको यहाँ पे फुलफ़िल करें इस स्टेज को अडेप्ट करते हुए। ठीक है, सो ये हमारा हो गया 3 स्टेप मॉडल जो कि हमें कर्ट लेवी ने दिया था। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं जैपनीज़ मॉडल ऑफ चेंज। ये इंपॉर्टेंट है, जैपनीज़ मॉडल भी आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। सो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे 2 तरीके के जैपनीज़ मॉडल होते हैं। जैपनीज़ मॉडल भी एक चेंज यहाँ पे चेंज लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जैपनीज़ मॉडल थे चेंज के, जो कि 2 फेमस मॉडल थे यहाँ पे चेंजेस के। 2 फेमस मॉडल कौन से थे जैपनीज़ मॉडल की? एक था हमारा जस्ट इन टाइम और सेकंड पोकायोकी। ये जैपनीज़ ने डेवलप किए थे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने के लिए, उस चेंज के मैनेजमेंट के लिए। सबसे पहले जस्ट इन टाइम था। जस्ट इन टाइम हमारी एक तरह की स्ट्रैटेजी थी, और दूसरी तरफ पोकायोकी एक टेक्निक थी कि कैसे हम एरर को रिड्यूस करें और जो हमें यहाँ पे इफ़ेक्टिव जो चाहिए रिज़ल्ट वही हमें मिले। ठीक है, टेक्निक थी। और जस्ट इन टाइम क्या था? जस्ट इन टाइम हमारा इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड था कि जो हमें एग्जैक्टली यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना है हम सही समय पे उसको लेकर आए, सही समय पे सही आउटकम यहाँ पे प्रोड्यूस करें। अगर सही समय पे सही आउटकम यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो इस जस्ट इन टाइम स्ट्रेटजीज़ को अपनाएं और यहाँ पे एक इफ़ेक्टिव आउटकम लेकर आए। पोकायोकी में क्या था कि जब हम एरर को रिड्यूस कर रहे थे, जस्ट इन टाइम क्या था? जस्ट इन टाइम को देख लेते हैं। जस्ट इन टाइम जिसको हम JIT कह रहे हैं, ये एक तरह का इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड था। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड था जो कि मेनली यहाँ पे यूज़ किया जाता था बाय द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इसके अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट है जो किसी जो भी प्रोडक्ट को यहाँ पे डेवलप कर रही है। जस्ट इन टाइम के अंदर यहाँ पे मटेरियल, गुड्स और लेबर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यहाँ पे थे, और यहाँ पे इंश्योर करते थे कि पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली यहाँ पे वही काम करे जो उन्हें करना है और एक अराइव करे एक आउटकम को। ठीक है, जस्ट इन टाइम एक तरह की कैपेसिटी थी जो कि एडिक्वेटली अप्लाइड करी जाती थी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हम यहाँ पे इम्प्रूव कर पाए अपनी कम्पिटिटिवनेस को ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमाइज़ कर पाए वेस्ट को और इम्प्रूव कर पाए उसके साथ साथ प्रोडक्शन एफिशिएंसी को और उसकी क्वालिटी को। ठीक है, अब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके पास यहाँ पे कार को डेवलप करने का एक न्यू मॉडल है कार का, उसको डेवलप करने का ऑर्डर आया। तो उसके लिए जो कार की जो इन्वेंट्री है वो क्या करेगी? रॉ मटेरियल खरीदेगी और रॉ मटेरियल को खरीदने से पहले वो इंश्योर करेगी कि जितने हमें यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना है उतने ही वो रॉ मटेरियल्स को लेकर आए, उतने ही वो रॉ मटेरियल्स यहाँ पे डेवलप करे। अगर यहाँ पे एक्सेसिव रॉ मटेरियल्स डेवलप किया जा रहा है, प्रोडक्ट हम कम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सेसिवनेस हो रही है, तो यहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि मिनिमाइज़ करें वेस्ट को, वेस्ट ना करें, जो चाहिए उतना ही यहाँ पे प्रोड्यूस करें। उसके अलावा यहाँ पे अगर ओवर कैपेसिटी हो रही है तो उसको यहाँ पे रिड्यूस किया जाता है जस्ट इन टाइम में, और यहाँ पे क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। एक तो यहाँ पे मिनिमाइज़ कर रहे हैं वेस्टेज को जस्ट इन टाइम में। ठीक है, एक तो हम यहाँ पे मिनिमाइज़ कर रहे हैं, मिनिमाइज़ करने के साथ साथ मिनिमाइज़ किसको कर रहे हैं? वेस्ट को कर रहे हैं, और मिनिमाइज़ कर रहे हैं वेस्ट को, इसके साथ साथ इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पे क्वालिटी का इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, क्वालिटी को
यहाँ पे इम्प्रूव कर पाए। तो ये 2 स्टेप्स आते हैं जस्टिन मॉडल के अंदर। अब इसका देख लेते हैं इनका मेन एक्सपोनेंट कौन थे। यहाँ पे कानबान थे, ठीक है, मेन इन्होंने ये लेकर आए थे। ये जो कानबान ना हमारी एक तरह की स्ट्रेटेजी थी, ठीक है, कानबान हमारी एक तरह की स्ट्रेटेजी थी, उसको हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे कुछ इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। जस्टिन टाइम हमारी ताइची ओनियो थे जापान के, उन्होंने ये मॉडल हमें दिया था, वो फादर थे जस्टिन टाइम के, ठीक है, फादर थे जस्टिन टाइम के। और कानबान क्या थी, ये स्ट्रेटेजी थी, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ताइची ओनियो थे जापान के, ये फादर माने जाते थे जस्टिन टाइम के। और सबसे पहले जो जस्टिन टाइम है ये यूज़ किया था टोयोटा में, टोयोटा कंपनी थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वहाँ पे यहाँ पे यूज़ किया जाता जस्टिन टाइम का। यहाँ पे टोयोटा क्या कर रही थी, उस समय कई सारे चैलेंजेस को फेस कर रही थी। तो उस चैलेंजेस को यहाँ पे फेस करते हुए अपनी मैनेजमेंट का सही तरीके से सर्वाइवल यहाँ पे डेवलप करने के लिए जस्टिन टाइम का यूज़ किया गया था। कि जस्टिन टाइम में ये स्ट्रेटेजी का यूज़ किया गया था ताकि उनकी जो मैनेजमेंट जो कंपनी है वो जो भी वेस्टेज हो रही है उसको रिड्यूस कर पाए और इफ़ेक्टिव और यहाँ पे क्वालिटी को इम्प्रूव करे। टोयोटा ने रियलाइज़ किया था जस्टिन टाइम अप्रोच में कि वो सक्सेसफुल होगा अगर यहाँ पे हर एक पर्सन टोयोटा का जो काम कर रहा है वो कमिटेड होगा। यहाँ पे सिर्फ मैनेजर का यहाँ पे कमिटमेंट काफ़ी नहीं होगा। टोयोटा ने ये रियलाइज़ किया था कि अगर यहाँ पे मैनेजमेंट में सही तरीके से फंक्शनिंग करानी है, यहाँ पे मिनिमम करना है अपने वेस्टेज को, तो यहाँ पे हर किसी का जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करे एम्प्लॉयज़ की, उनकी कमिटमेंट होना यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है, ये यहाँ पे इंश्योर किया जाता था। और GIT क्या था, GIT क्या था, ये मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट प्रोसेस था। और सबसे पहले टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में यहाँ पे अप्लाई किया गया था। और फादर कौन थे, ताइची ओनियो इसके फादर थे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जो JIT इन्वेंट्री सिस्टम है, यहाँ पे कार मैन्युफैक्चर की उसने यहाँ पे ऑपरेट किया था विद लो इन्वेंट्री लेवल्स, यहाँ पे बट हैवली रिलाइज करती थी ऑन सप्लाई चेन पे। अब एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि एक यहाँ पे इन्वेंट्री है, कोई भी इन्वेंट्री है, यहाँ पे इन्वेंट्री है, वो क्या कर रही है, कार को उन्हें डेवलप करना है, कोई न्यू मॉडल को यहाँ पे बिल्ड करना है। तो उसके लिए इन्वेंट्री क्या करेगी, अगर एक ऐसी इन्वेंट्री जिसके पास लो मटेरियल्स है, लो रॉ मटेरियल्स है, तो वो किसी से यहाँ पे लेगी मटेरियल्स, यहाँ पे दूसरे लोगों से यहाँ पे मटेरियल्स लेगी। अगर उसके पास खुद मटेरियल्स नहीं है, रॉ मटेरियल्स नहीं है, तो उस जिस कंपनी से यहाँ पे रॉ मटेरियल्स लेगी वहाँ से इंश्योर करेगी कि उतने ही रॉ मटेरियल्स ले जितनी उनको ज़रूरत है, ठीक है, उतने ही रॉ मटेरियल्स है जितनी उनको ज़रूरत है, ताकि वो उतने ही यहाँ पे प्रोडक्ट को असेंबल कर पाए जो यहाँ पे चाहिए। जितना ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है उतना ही रॉ मटेरियल्स को यहाँ पे लिया जा रहा है। अगर जितना ऑर्डर रिसीव हो रहा है उससे ज़्यादा रॉ मटेरियल्स हम मंगवाए जा रहे हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो गलत है। तो वो यहाँ पे एरर आएगा और यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे और वेस्टेज ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जस्ट इन टाइम का यहाँ पे यूज़ करते हैं। जस्ट इन टाइम यहाँ पे क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग है जो कि सक्सीड करता है कंपनीज़ को क्या करें, एक स्टेडी प्रोडक्शन लेकर आए, हाई क्वालिटी वर्कमैनशिप इसके अंदर इम्पॉर्टेंट होती है, ग्लिच फ्री प्लांट मशीनरी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट होता है, और रिलायबल सप्लाईज इसके अंदर इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ पे स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे कि कानबान थी, ये एक स्ट्रेटेजी थी जस्ट इन टाइम में कि रॉ मटेरियल जितना जो सप्लायर है, जो कंपनी है, उतना ही रॉ मटेरियल सप्लायर से रॉ मटेरियल्स ले जितना उन्हें प्रोडक्ट को डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर उसे एक्सेसिव है तो वहाँ पे वेस्टेज हो, तो वेस्टेज हो रही है तो उसको यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है थ्रू द जस्ट इन टाइम, ठीक है। ये तरह से एक पूरा का पूरा प्रोसेसिंग दिखाया गया है कि रॉ मटेरियल्स यहाँ पे डेवलप करते हैं, यहाँ से मंगाए जा रहे हैं सप्लायर से, और यहाँ पे वर्क सेल उसको रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके प्रोडक्ट को असेंबल कर रहा है, और यहाँ पे हर एक लेवल पे असेंबली होती है, ठीक है, हर एक लेवल पे असेंबली होती है जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे काम कर रही होती है, मैन्युफैक्चर कर रही होती है, प्रोडक्ट को असेंबल कर रही होती है, और असेंबल करने के बाद वो अपने कंज्यूमर के पास यहाँ पे पहुँचाती है। जितना ऑर्डर रिसीव होता है उतना ही वहाँ पे वो प्रोडक्ट को डेवलप कर रही है और उतना ही वो डिलीवर कर रही है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी के थ्रू चलता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे पोकायोकी। यहाँ पे कानबान क्या था, ये एक शेड्यूलिंग था, ठीक है। कानबान क्या था, ये शेड्यूलिंग था फॉर जस्ट इन टाइम। कानबान क्या था, एक यहाँ पे शेड्यूलिंग सिस्टम था। और यहाँ पे ताइची उनियो थे जो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियर थे टोयोटा में, उन्होंने ये कानबान जो शेड्यूलिंग सिस्टम की जो स्ट्रेटेजी है वो डेवलप करी थी ताकि हम इम्प्रूव कर पाए अपनी मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी को और यहाँ पे अवॉइड कर पाए ओवर कैपेसिटी को, ठीक है, अवॉइड कर पाए यहाँ पे ओवर कैपेसिटी को। तो यही था हमारा कानबान का शेड्यूलिंग सिस्टम फॉर द जस्ट इन टाइम। और इसके साथ साथ यहाँ पे किसने दिया था, ताइची उनियो ने दिया था जो जापान के थे और फादर थे जस्ट इन टाइम के। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं पोकायोकी। पोकायोकी क्या है, पोकायोकी हमारी एक टेक्निक है कि जब कैसे अपने एरर को रिमूव करें, कैसे हम अपने एरर को यहाँ पे रिमूव करें, मिस्टेक को प्रूव करें, ठीक है। पोकायोकी क्या था, पोकायोकी का मीन्स है, पोका मतलब क्या है एरर, और योका मतलब क्या है, यहाँ पे योका है पोकायोकी। योकी मतलब क्या है प्रिवेंशन, कि जब एरर को यहाँ पे प्रिवेंट कर रहे हैं। ये एक तरह का जैपनीज फ्रेज है जिसका मतलब है एरर प्रिवेंशन, यानी कि ज़ीरो डिफेक्ट, कि जो भी हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोडक्ट को यहाँ पे डेवलप कर रही है और ये इंश्योर कर रही है कि ज़ीरो डिफेक्ट आए। यहाँ पे जो डिफेक्ट आ रहा है ये हम प्रोडक्शन से, उसके आउटकम से पहले यहाँ पे जान लेते हैं। अगर यहाँ पे जो भी हम सप्लायर से यहाँ पे रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं तो उसी दौरान यहाँ पे देख लिया जाता है कि उस प्रोडक्ट में, उस एलिमेंट्स के अंदर कोई ख़राबी तो नहीं है। वहाँ पे उसी वक्त ही इसको रिड्यूस किया जाता है, उसी वक्त उसे प्रिवेंट किया जाता है ताकि डिलीवर होने के बाद हमारे जो कस्टमर के जो फीडबैक है वो गलत नहीं आए, जो कस्टमर है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। ये टेक्निक थी जो कि मेनली हमारी डेवलप की थी किसने, शीगो शिंगो ने इन 1960। शीगो शिंगो ने इन 1960 में ये टेक्निक थी वो डेवलप की थी। और ये मेनली हमारी यूज़ की गई थी कि जब हम प्रिवेंट कर पाए और रिजॉल्व कर पाए अपने डिफेक्ट को, ठीक है, प्रिवेंट कर पाए, इसके साथ साथ हम यहाँ पे रिजॉल्व कर पाए अपने यहाँ पे डिफेक्ट को, किसके, ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी यहाँ पे डिफेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे उसको हम रिड्यूस कर पाए, उसको रिमूव कर पाए। ये प्रिवेंट करती है आपकी, रिजॉल्व करती है डिफेक्ट को ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन प्रोसेस और एलिमिनेट करती है किसको यहाँ पे डिफेक्ट को, और क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। ये हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी टेक्निक है पोकायोकी, ठीक है, जो कि एरर को यहाँ पे रिमूव कर रही है। ज़ीरो यहाँ पे डिफेक्ट आ रहा है, एरर प्रिवेंशन इसके अंदर हम करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी एक मेथोडोलॉजी यूज़ होती है कि हम कैसे एरर को रिमूव कर पाए, ह्यूमन एरर को वर्क प्लेस में रिमूव कर पाए। तो उसके लिए पोकायोकी ने एक मैकेनिज्म यहाँ पे डेवलप किया था जिसको हम लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कह रहे हैं, ठीक है। ये एक तरह का इक्विपमेंट था, हेल्प्स करता है इक्विपमेंट को और ऑपरेटर को कि हम यहाँ पे अवॉइड कर पाए अपने मिस्टेक्स को। लीन मेथोडोलॉजी क्या है, लीन मेथोडोलॉजी हमारी यूज़ हो रही है कि हम जब यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं अपने वेस्ट को किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर विदाउट सेक्रीफाइसिंग द प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे स्टार्टिंग अगर पॉइंट है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसको वहीं पे हम रिड्यूस कर रहे हैं डिफेक्ट को, ताकि एंड में हमें अच्छा प्रोडक्ट मिल पाए और हमारे कस्टमर हमेशा सेटिस्फाई हो हमारे प्रोडक्ट से। लीन मेथोडोलॉजी क्या है, एक तरह का ऑप्टिमाइजिंग है जिसके अंदर क्या है, पीपल, रिसोर्सेज, एफर्ट्स और एनर्जी का बेस्ट यूज़ होना, कि जो भी उस प्रोडक्शन यूनिट में लगे हुए हैं, उस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में लगे हुए हैं, उन सब के रिसोर्सेज का, चाहे हम यहाँ पे रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनका जो हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, जो वो एनर्जी यूज़ करें, जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, जो एफर्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उन सब का बेस्ट यूज़ करना, ये लीन मेथोडोलॉजी में इंश्योर किया जाता है। और ये किसके अंदर आता है, पोकायोकी के अंदर आता है, ठीक है, कि हर एक का सही यूज़ करना, ये लीन मेथोडोलॉजी के अंदर आता है। हर एक रिसोर्सेज का और जो एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स का, उनके एनर्जी का अच्छे तरीके से यहाँ पे बेस्ट यूज़ करना ताकि अच्छे आउटकम हमें मिले। पोकायोकी क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको हम ऑफन यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि मिस्टेक को प्रूव करना। ये हमारा मेनली फोकस करता है कि यहाँ पे हम ऐड करें सिंपल डिज़ाइन के फीचर्स को और उसको ऑलमोस्ट यहाँ पे एरर को रिड्यूस करें और यहाँ पे एरर को आने के जो चांसेस हैं उसको कम करें,
ठीक है, तो ये लीन मेथडोलॉजी के अंदर होता है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि पोकायोकी क्या है, जस्ट इन टाइम क्या है, कानबान क्या था, एक स्केड्यूलिंग सिस्टम था जस्ट इन टाइम के अंदर, ठीक है। और ये आपको ताइची यूनियो ने दिया था सबसे पहले, टोयोटा के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे यूज़ किया गया था, टोयोटा के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर ये यूज़ किया गया था जस्ट इन टाइम में, क्योंकि वो वहाँ पे चैलेंजेस को फेस कर रहे थे, जिसके लिए जस्ट इन टाइम वो लेकर आए थे कि वेस्टेज को कैसे यहाँ पे कम किया जाए और किस तरह से इम्प्रूव की जाए अपने क्वालिटी की अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे 3 स्टेप मॉडल देखा, अनफ्रीजिंग, मूविंग और रीफ्रीजिंग, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से ज्वाइन होते ही आपको कई सारे इस वीडियो से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है, डाउट है, तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। और जो प्रीवियस वीडियो से हुए हुए जो कॉन्सेप्ट है उसकी जो PDFs है वो भी अवेलेबल है, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैसा लगा वीडियो, यू कैन गिव मी अ फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। टिल देन, stay blessed and enjoy learning. Thank you.